जय हिंद। एक बार फिर आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज के क्विक रिवीजन क्लास के इस मास्टर वीडियो में हम क्लास 12 ज्योग्राफी के 3 चैप्टर्स कवर कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 7 मानव व्यवसाय उनके प्रमुख प्रकार, चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय, चैप्टर नंबर 9 द्वितीयक व्यवसाय। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार। मानव व्यवसाय का अर्थ होता है मनुष्य का अपने भरण पोषण व अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किसी आर्थिक क्रिया में व्यस्त रहना। और आर्थिक क्रिया से मतलब होता है वह क्रिया जिसके माध्यम से मनुष्य की आर्थिक वृद्धि होती है। मानव व्यवसायों के विकास की यात्रा को 4 कालखंडों में अध्ययन की सुविधा के लिए बांट दिया गया है। सबसे पहले प्रागैतिहासिक काल। ये वो कालखंड है जिसका कोई लिखित साक्ष्य मानव सभ्यता के पास उपलब्ध नहीं है। कालखंड में मनुष्य ने अपनी उदर पूर्ति व अन्य आवश्यकताओं के लिए वनोत्पादों का संग्रहण किया, आखेट अर्थात शिकार किया। उसने कृषि की प्राचीनतम पद्धति अर्थात झूमिंग कृषि को अपनाया। इसके अलावा मनुष्य ने मिट्टी से बर्तन बनाने की कला का अपने में विकास किया। समय को आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं प्राचीन काल में। प्राचीन काल में मनुष्य की कृषि में स्थायित्व आया, उसका घुमक्कड़ जीवन ठहराव की ओर गया। वह उसने साथ साथ पशुपालन करना शुरू किया, जो कि आगे जाकर मिश्रित कृषि का आधार बना। इसके अलावा महत्वपूर्ण धातुएं जैसे लोहा, तांबा व कांसा, जो कि जस्ते और तांबे के मिलाने से एक मिश्र धातु बनती है, कांसा इत्यादि के हथियार व अन्य सामान बनाने की कला का स्वयं विकास किया। इसके अलावा इसी कालखंड में कुटीर उद्योगों की स्थापना हुई। एक के पहिए को और आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं मध्यकाल में। मध्यकाल में नवीन आर्थिक क्रियाएं कहें मानव व्यवसाय उभर कर आए, जिसमें शिक्षा, व्यापार व सांस्कृतिक व्यवसाय। सांस्कृतिक व्यवसायों से मतलब है जैसे गायन, नृत्य, अभिनय इत्यादि व्यवसाय उभर कर सामने आए। समय के पहिए को गति देते हुए हम प्रवेश करते हैं वर्तमान आधुनिक काल में। इस आधुनिक काल में सभी आर्थिक क्रियाओं को वर्गीकृत कर दिया गया प्राथमिक व्यवसाय में, द्वितीयक व्यवसाय में, तृतीयक व्यवसाय में, चतुर्थक व्यवसाय में और पंचम व्यवसाय में। इस वर्गीकरण को हम आगे डिटेल से देखेंगे और हमारा टॉपिक आ रहा है मानव व्यवसायों का वर्गीकरण। इसमें एक एक करके सभी आर्थिक क्रियाओं को हम देखेंगे। इस वर्गीकरण का आधार जीविका उपार्जन और आर्थिक क्रियाएं हैं। इसमें सबसे पहले हमारे सामने आता है प्राथमिक व्यवसाय। इस व्यवसाय में प्राय प्रकृति के संसाधनों का सीधा उपयोग किया जाता है। इसमें आखेट अर्थात शिकार, संग्रहण अर्थात वनोत्पादों को इकट्ठा करना, कृषि करना, पशुपालन, खनन व उत्खनन। खनन व उत्खनन में जो अंतर है ये नेक्स्ट चैप्टर में हम देखेंगे। इत्यादि आर्थिक क्रियाओं को इस वर्ग में रख दिया गया। अगला वर्ग है द्वितीयक व्यवसाय। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय उद्योग धंधों को रखा गया है। इसमें विनिर्माण, निर्माण उद्योग, ऊर्जा उत्पादन, प्रसंस्करण इत्यादि को रखा गया है। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय वो सभी आर्थिक क्रियाएं आती हैं जिसमें प्राकृतिक रूप से मिलने वाले संसाधनों को और अधिक मूल्यवान बनाया जाता है। विभिन्न विधियों के द्वारा, विभिन्न कुशलताओं के द्वारा उसे और अधिक उपयोगी बनाया जाता है। यहाँ पर 2 मिलते जुलते शब्द हैं, विनिर्माण और निर्माण। इन्हें भी हम नेक्स्ट चैप्टर में डिटेल से स्टडी करेंगे। आइए आगे चलते हैं तृतीयक व्यवसायों की ओर। तृतीयक व्यवसाय, इसमें परिवहन, व्यापार, संचार, प्रशासन, मनोरंजन, बैंक, बीमा, पर्यटन आदि सेवाओं से जुड़े हुए लोगों को इस श्रेणी में रखा गया है। यानी तृतीयक व्यवसाय का जो क्षेत्र है प्राय प्रत्यक्ष सेवाओं का क्षेत्र है। यहाँ एक बात हम करना ना भूलें कि ये जो वर्गीकरण हमारे सामने पेश किया गया है उसकी शुरुआती जो 3 कैटेगरियां हैं, प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय और तृतीयक व्यवसाय, ये आर्थिक त्रिघटक के सिद्धांत के आधार पर वर्गीकरण है।
जिसका प्रतिपादन कॉलिन क्लार्क व जीन फॉरेस्टे ने किया था। इसके बाद कालांतर में जीन गॉटमैन ने चतुर्थक व्यवसाय श्रेणी को जोड़ा, जिसमें अप्रत्यक्ष सेवाएं आती हैं या बौद्धिक सेवाएं आती हैं, और इसी चतुर्थक व्यवसाय का अति विशिष्ट एक समूह पृथक से बनाया गया, जो कि आज पंचम व्यवसाय के रूप में जाना जाता है। तो चतुर्थक व्यवसाय में कौन कौन सी आर्थिक क्रियाएं आती हैं या कौन कौन से पेशे आते हैं, उन पर एक नजर डालते हैं। इसमें सूचना, शोध, प्रबंधन, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से जुड़े हुए सभी कर्मचारी इसी श्रेणी में आते हैं। पंचम व्यवसाय, इस पंचम व्यवसाय में अति महत्वपूर्ण बौद्धिक संपदा वाले जो कार्य हैं किए जाते हैं, जैसे नीति निर्माण करना, रिसर्च से संबंधित कोई क्रियाएं, कानूनी व तकनीकी सलाहकार एवं सरकार। ये सभी जो श्रेणियां हैं पंचम व्यवसाय के तहत आती हैं, और इस तरीके से हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर 7 कंप्लीट होता है। लीजिए चलते हैं चैप्टर नंबर 8, प्राथमिक व्यवसाय। प्राथमिक व्यवसाय में वे सभी आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनमें प्राकृतिक संसाधनों का मनुष्य द्वारा सीधे उपयोग किया जाता है, जैसे आखेट अर्थात शिकार करना, संग्रहण अर्थात एकत्रित करना। क्या एकत्रित करना? वन के उत्पादों जैसे कंद, मूल, फल, लाख व अन्य सामग्रियों को इकट्ठा करना। इसी प्रकार मछली पकड़ना, पशुचारण, कृषि करना, लकड़ी काटना, खनन व उत्खनन इत्यादि, ये सभी क्रियाएं प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होती हैं। आइए बढ़ते हैं सबसे पहले आखेट की ओर। आखेट अर्थात शिकार करना विश्व का सबसे प्राचीन उद्यम है, अर्थात मनुष्य जब किन्हीं आर्थिक क्रियाओं में संलग्न नहीं रहा हुआ होगा, तब भी उसने अपनी उदर पूर्ति के लिए सर्वप्रथम संभवतः इसी रास्ते को अपनाया होगा। वर्तमान में अति शीत व अत्यधिक गर्म प्रदेशों में निवास करने वाले लोग इसी प्राथमिक व्यवसाय को प्राय अपना रहे हैं। भारत में कुछ एक स्थानों को छोड़कर प्राय पूर्णतः शिकार पर प्रतिबंध है। आइए जानते हैं आखेट के वैश्विक क्षेत्रों के बारे में। इनमें एक चीज स्पष्ट कर दें कि आखेट को प्राय वनवासियों या जनजातियों द्वारा अपनाया जाता है, और विश्व में जनजातियों के वितरण को लेकर हमने एक पूरा मैप के साथ डिटेल स्टडी का वीडियो बनाया हुआ है, जिसका नाम है पार्ट 2, विश्व की प्रमुख जनजातियां, मेजर ट्राइब्स ऑफ द वर्ल्ड। इसका भाग संख्या 1 आप देखें। आपकी सहूलियत के लिए हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसमें उसका लिंक भी दे देंगे, वहां से भी आप उसे एक्सेस कर सकते हैं, वहां जाकर आप वीडियो देख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। कनाडा के, जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का एक देश है, के टुंड्रा व टैगा प्रदेशों में एस्किमो जनजाति के द्वारा अपनाया गया है। कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के द्वारा तथा कांगो नदी बेसिन में पिग्मी जनजाति के द्वारा, इसी प्रकार न्यू गिनी में पापुआन जनजाति के द्वारा, मलाया में सेमांग व सकाई जनजाति के द्वारा तथा अमेजन नदी बेसिन में जिवारो व यागुआ जनजाति के द्वारा प्राय इन व्यवसायों को अपनाया गया है। इसी प्रकार बोर्नियो में पुनान, उत्तरी साइबेरिया में सेमोइड्स, तुंग, याकूत, माइत, चकची, कोरियाक जनजाति प्राय इसी आर्थिक क्रिया को प्राथमिक रूप से अपनाए हुए है। आइए आज जानते हैं संग्रहण के बारे में। जैसा कि आपको पता है, संग्रहण अर्थात इकट्ठा करना। क्या इकट्ठा करना? वनों के उत्पादों को इकट्ठा करना। इस प्रकार की आर्थिक क्रिया को प्राय मलाया प्रायद्वीप में सेमांग व सकाई जनजाति के द्वारा, अमेजन नदी बेसिन में बोरो जनजाति के द्वारा, कालाहारी मरुस्थल में बुशमैन जनजाति के द्वारा तथा पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करने वाले वनवासियों के द्वारा तथा दक्षिण पूर्वी एशियाई के आंतरिक भागों में निवास करने वाली वनवासियों के द्वारा इस आर्थिक क्रिया को अपनाया जाता है। ये जो जनजातियां जो इस प्रकार के व्यवसाय को अपनाती हैं, प्रकृति की संरक्षक मानी जाती है। आइए आगे चलते हैं। मछली पकड़ना। मछली पकड़ना, यहाँ 2 शब्दावलियां प्रमुख हैं। एक है मछली पकड़ना और दूसरा इसी से मिलता जुलता है मत्स्य पालन या मछली पालन। देखिए, यदि इसके
बेसिक डिफरेंस को देखा जाए तो मछली पकड़ने का मतलब होता है प्राय प्राकृतिक जलाशयों से मछली को पकड़ना, और मछली पालन जो है कृत्रिम रूप से एक एक्वेरियम बनाकर या एक जलाशय बनाकर मछलियों को उसमें पाला जाता है और उनकी एक प्रकार से खेती की जाती है। लेकिन जब दोनों को आप आर्थिक क्रिया के दृष्टिकोण से देखेंगे तो यहाँ पर दोनों ही स्थितियों में मछली का सीधा उपयोग किया जाता है, अर्थात प्रकृति के संसाधन का सीधा उपयोग होने से मछली पालन व मछली पकड़ना दोनों ही प्राथमिक व्यवसाय में शामिल होते हैं। और मछली प्राय ताजे पानी के स्रोतों से, खुले या तटवर्ती समुद्रों से पकड़ी जाती हैं। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में जहां पर ठंडी व गर्म जल धाराओं का मिलन होता है और जो कि मछली के प्रजनन के लिए बहुत ही उपयुक्त स्थल होता है, ऐसे इलाकों से प्राय मछुआरे मछली पकड़ते हैं। वैश्विक स्तर पर बात की जाए तो उत्तरी प्रशांत महासागर का तटवर्तीय क्षेत्र, उत्तरी अटलांटिक तटीय अमेरिकन क्षेत्र, उत्तरी पश्चिमी यूरोपियन क्षेत्र व जापान सागर मछली पकड़ने के प्रमुख स्थल है। आगे चलते हैं लकड़ी काटना। लकड़ी काटना ये भी आखेट की तरह ही बहुत बेसिक क्रिया है और ये प्राय अल्प विकसित या विकासशील देशों की अर्थव्यवस्था का आधार होती है, परंतु कनाडा जैसे देश लकड़ी काटने के व्यवसाय के आधार पर ही विकसित राष्ट्रों की पंक्ति में खड़े नजर आते हैं। इसके अलावा नॉर्वे, फिनलैंड व यूएसए में भी व्यापारिक स्तर पर लकड़ी काटी जाती हैं और प्राथमिक व्यवसाय की इस आर्थिक क्रिया को अपनाया हुआ है। चलते हैं और देखते हैं पशुचारण के। पशुचारण पशुपालन से संबंधित है और पशुपालन प्राय खेती के साथ किया जाता है और जब ये खेती के साथ मिल जाता है तो मिश्रित कृषि का आधार बनता है। यदि इसके वैश्विक स्तर पर मुख्य क्षेत्र देखे जाएं तो उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे कि सूडान में जिन्हें सवाना कहते हैं, वेनेजुएला में जिन्हें लानोस कहते हैं, ब्राजील में जिसे कटिंगा कहते हैं और साउथ अफ्रीका में जो पार्कलैंड क्षेत्र हैं, जो घास के मैदान हैं, वहां पर पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान जैसे रूस में स्टेपीज के मैदान, यूएसए में पंपाज के मैदान और ऑस्ट्रेलिया में डाउन्स जो क्षेत्र हैं, यहां भी पशुचारण किया जाता है। यदि मरुस्थलीय क्षेत्रों की हम बात करें तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में थार का मरुस्थल, कालाहारी का मरुस्थल और मरुस्थलीय क्षेत्रों में पशुचारण किया जाता है। इसके अलावा पर्वतीय क्षेत्रों में भी पशुचारण किया जाता है। पशुचारण के दो प्रमुख प्रकारों में अंतर देखते हुए इसका अध्ययन करते हैं। एक प्रकार है चलवासी पशुचारण जो कि अस्थायी पशुचारण होता है और दूसरा है व्यापारिक पशुचारण जो कि दायित्व लिए हुए होता है। आइए दोनों में अंतर देखते हैं और आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले चलवासी पशुचारण, ऐसा पशुचारण ऋतुओं के अनुसार किया जाता है और चारे की उपलब्धता पर आधारित होता है। चारे व पानी की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान पर चरवाहे अपने पशुओं के साथ चलते रहते हैं, जबकि व्यापारिक पशुचारण में एक ही निश्चित स्थान पर अर्थात बाड़ों में जो है पशुचारण होता है। दूसरा अंतर, चलवासी पशुचारण में पशु प्राकृतिक रूप से पाले जाते हैं, उनकी कोई विशेष देखभाल नहीं की जाती है, जबकि व्यापारिक पशुचारण में वैज्ञानिक रीति से पशुपालन किया जाता है और इनकी विशेष देखभाल जैसे कि इनकी सुधार करना। इसके अलावा चलवासी जो पशुचारण है यह प्राय जीवन निर्वाह की आर्थिक क्रिया है, अर्थात केवल जीवन यापन करने के लिए चलवासी पशुचारण किया जाता है। इसके विपरीत जो व्यापारिक पशुचारण है यह मुनाफा कमाने के लिए अर्थात व्यापार पर आधारित क्रिया है। चलवासी पशुचारण पुरानी दुनिया तक सीमित है, जबकि व्यापारिक जो पशुचारण है मुख्यतः नई दुनिया के देश यानी विकसित राष्ट्रों में होते हैं। इसके अलावा जो पांचवा अंतर है वह है कि दक्षिण पश्चिम एशिया, अफ्रीका मरुस्थल, अरब के प्रायद्वीपीय देश, एशिया के उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में चलवासी पशुचारण होता है, जबकि यदि व्यापारिक पशुचारण का क्षेत्र देखा जाए तो न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, डेनमार्क, स्वीडन, हॉलैंड, स्वीडन इत्यादि देशों में व्यापारिक पशुचारण किया जाता है। और इसके अलावा एक बात और, भारतीय संदर्भ में हम बात करें तो हिमालय के पर्वतीय क्षेत्रों में गुज्जर, बकरवाल, गद्दी व भूटिया जो लोग हैं वो ग्रीष्म काल में मैदानी क्षेत्रों
से पर्वतीय इलाकों में चारे की तलाश में अपने पशुओं के साथ चले जाते हैं और सर्दियों में अर्थात शीतकाल में पर्वतीय क्षेत्रों से मैदानी क्षेत्रों में आ जाते हैं। इस प्रकार ये पशुचारण यहाँ पूरा हुआ। आइए आगे चलते हैं और जानते हैं कृषि के बारे में। कृषि 71% भोजन की उपलब्धता हमें कृषि के द्वारा होती है। कृषि करने की कुछ महत्वपूर्ण प्रणालियां हैं, उन पर दृष्टिपात करते हैं। सबसे पहले स्थानांतरित कृषि। यह कृषि का प्राचीनतम रूप है। इसे झूमिंग कृषि के नाम से भी भारत के पूर्वी राज्यों में जाना जाता है। मध्य अमेरिका व मैक्सिको में इसे मिल्पा के नाम से जाना जाता है। मलेशिया व इंडोनेशिया में इसे लदांग के नाम से जाना जाता है, जबकि वियतनाम में इसी कृषि प्रणाली को रे कहते हैं। स्थानांतरित कृषि में प्राय एक स्थान पर खेती करने के बाद उसे जला दिया जाता है और यहाँ 2 से 3 वर्षों तक खेती प्राप्त करने के बाद वह स्थान लगभग बंजर हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है कि जब खेत को जलाया जाएगा तो जो मृदा है उसकी टॉप लेयर गर्म हो जाती है और गर्म होने के कारण उसके महत्वपूर्ण पोषक तत्व एवं जो लाभदायक सूक्ष्म जीव होते हैं वे नष्ट हो जाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं दूसरी कृषि प्रणाली की ओर, आदिम स्थायी कृषि। ये एक स्टेप आगे है स्थानांतरित कृषि से और वर्तमान में उत्तर पूर्वी भारत, मलेशिया, इंडोनेशिया, मध्य इंडीज आदि के देशों में ये की जाती है। इस कृषि में कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है और पशुओं का प्रयोग खेतों की जुताई व परिवहन में करते हैं। तीसरी कृषि प्रणाली की जीवन निर्वहन कृषि। वर्ष में ऐसी कृषि प्रणाली में 2 से 3 फसलें प्राप्त की जाती हैं। जीवन निर्वहन कृषि 2 प्रकार की हैं। एक वो कृषि प्रणाली जिसमें चावल प्रमुख फसल के रूप में होता है और दूसरी जिसमें गेहूं प्रधान फसल के रूप में होता है। चावल प्रधान जो कृषि है वहां की जाती है जहां पर 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा हो। ये इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, इंडोनेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड इत्यादि देशों में की जाती है। गेहूं प्रधान, इसमें 100 सेंटीमीटर से कम वर्षा की आवश्यकता होती है। ये क्षेत्र हैं उत्तरी भारत, मध्य भारत, पश्चिमी भारत, उत्तरी चाइना, पाकिस्तान और दक्षिण कोरिया। आइए अब आगे चलते हैं और जानते हैं अगली कृषि प्रणाली को, विस्तृत वाणिज्यिक अनाज कृषि। इस कृषि में जो भूजोत है उसका आकार 240 से 1600 हेक्टेयर तक होता है और इस कृषि में जो मुख्य फसल होती है वह गेहूं होती है। इसके अलावा जौ, जई, राई, तिल इत्यादि फसलें भी की जाती हैं। इस प्रकार की कृषि में आधुनिक कृषि यंत्रों जैसे कंबाइन और हार्वेस्टर मशीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। साथ ही साथ खाद्यान्न की सुरक्षा के लिए या उसके भंडारण के लिए बड़े बड़े गोदाम भी बनाए जाते हैं। यूरेशिया के स्टेपीज घास के मैदान, उत्तरी अमेरिका के प्रेरी प्रदेश, अर्जेंटीना के पंपास के मैदान, दक्षिण अफ्रीका के वेल्स, ऑस्ट्रेलिया के डाउन क्षेत्र और न्यूजीलैंड के कैंटरबरी मैदानी क्षेत्रों में इस प्रकार की कृषि की जाती है। अगली कृषि प्रणाली है बागाती कृषि। बागाती कृषि, इसका विकास उपनिवेश काल में उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में हुआ। और आगे बढ़ने से पहले एक चीज यहां जान लेनी चाहिए, बागाती कृषि से मिलता जुलता एक शब्द है बागवानी और दोनों में अंतर है। बागाती कृषि प्राय बड़े भूखंडों में की जाती है जबकि बागवानी छोटे भूखंड क्षेत्रों में की जाती है। बागाती कृषि में भारी पूंजी निवेश की आवश्यकता होती है। यहाँ पर उच्च प्रबंध की आवश्यकता होती है, हाई टेक्नोलॉजी की आवश्यकता होती है। इसके अलावा बड़ी भारी संख्या में श्रम शक्ति की भी आवश्यकता होती है। इस प्रकार की कृषि में इलायची, काली मिर्च, गन्ना, रबर, चाय और कहवा के बागान लगाए जाते हैं। और कहवा के जो ब्राजील में बाग होते हैं उन्हें फेजेंडा कहा जाता है। ये बागाती जो कृषि है प्राय पूर्वी भारत में इंडोनेशिया, मलेशिया, दक्षिणी चीन, म्यांमार, कंबोडिया, फिलीपींस, श्रीलंका और ब्राजील में की जाती है। अगली कृषि प्रणाली है मिश्रित कृषि। मिश्रित कृषि में कृषि और पशुपालन जो है साथ साथ किया जाता है और विश्व के अधिकांश जो क्षेत्र हैं वहां इस प्रकार की कृषि देखने को आती है। अगली कृषि प्रणाली है दुग्ध कृषि।
दुग्ध कृषि जिसे डेयरी फार्मिंग भी कहते हैं, न्यूजीलैंड, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, स्वीडन और डेनमार्क ये प्रमुख देश हैं जहां पर दुग्ध कृषि ने अपने आप को बहुत विकसित किया है। अगली कृषि प्रणाली है ट्रक कृषि। हाँ, इस कृषि में साग सब्जियों की कृषि की जाती है। इस कृषि प्रणाली का शुभारंभ यूएसए से हुआ। यहाँ रात रात भर ट्रक चलते हैं और साग सब्जियों को इनके जो उत्पादन स्थल हैं वहां से ले जाकर बाजार में पहुंचाते हैं और ये इसे ट्रक कृषि भी कहा जाता है। इसके आगे अगली महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली अंतिम रूप से हमारे सामने है और वो है फलोद्यान कृषि। में फल व फूलों की कृषि की जाती है। कटिबंधीय क्षेत्रों में केला, आम और नारियल इनकी कृषि की जाती है और शीतोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में सेब और नाशपाती इस कृषि प्रणाली में आते हैं और भूमध्य सागरीय क्षेत्रों में नींबू, नारंगी, संतरा और अंगूर प्रमुख फसलें हैं। इसके अलावा फूलों में गुलाब, गेंदा, चंपा, चमेली, कनेर, कमल इत्यादि जो फूल हैं वो इस फलोद्यान कृषि के भाग बनते हैं। आइए अब आगे बढ़ते हैं एक महत्वपूर्ण आर्थिक क्रिया की ओर जिसका नाम है खनन अर्थात माइनिंग। ये प्राथमिक व्यवसाय की शोभा है। खानों से खुदाई के द्वारा खनिज निकाले जाते हैं और इसी क्रिया को खनन कहते हैं। खनन से मिलता जुलता शब्द है उत्खनन। यहाँ दोनों के अंतर को समझ लेना चाहिए कि खनन से खनिज प्राप्त किए जाते हैं जबकि उत्खनन से पुरातत्व व इतिहास के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण अवशेष प्राप्त किए जाते हैं और दोनों में जो समानता है वह क्रिया की अर्थात खुदाई। इसलिए दोनों ही आर्थिक क्रियाएं अर्थात खनन व उत्खनन को प्राथमिक व्यवसाय में ही शामिल किया जाता है। हम यहाँ पर फोकस कर रहे हैं खनन पर। खनन से जो खनिज निकाले जाते हैं वह 3 प्रकार के होते हैं, धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ईंधन खनिज। सबसे पहले जानते हैं धात्विक खनिजों को। धात्विक खनिजों को पुनः 2 उपवर्गों में बांट दिया गया है, लोह खनिज और अलोह खनिज। यहाँ लोह खनिज का जो आधार है वो ये है वो खनिज जो चुंबक से चिपक जाते हैं और यहाँ पर 3 महत्वपूर्ण धातुएं, लोहा जिसको Fe से दिखाया गया है, निकिल जिसका प्रतीक Ni होता है, कोबाल्ट जिसका संकेत CO होता है, C बड़ा O छोटा। ये तीनों ही जो खनिज हैं ये चुंबक से चिपक जाते हैं अर्थात इन्हें लोह खनिज होने की संज्ञा प्राप्त होती है। इसी प्रकार दूसरी ओर है अलोह खनिज। अलोह खनिजों में तांबा अर्थात कॉपर जिसे Cu से दर्शाया जाता है, सीसा अर्थात प्लम्बम जिसे Pb से दर्शाया जाता है, जस्ता अर्थात जिंक जिसे Zn से दर्शाया जाता है, एल्यूमिनियम जिसे Al से दर्शाया जाता है, अलोह खनिजों की श्रेणी में आते हैं। अब नजर करते हैं अधात्विक खनिजों की ओर। इसमें पुनः 3 उपवर्ग बनाए गए हैं। पहला है इमारती, दूसरा है रासायनिक और तीसरा है रत्न। इमारती अधात्विक खनिजों में चूना पत्थर जिसका रासायनिक सूत्र कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 होता है, बलुआ पत्थर, इसी प्रकार से संगमरमर भी एक प्रकार का कैल्शियम कार्बोनेट का ही रूप है, और ग्रेनाइट जो कि आग्नेय चट्टान है। ये आते हैं अधात्विक खनिजों के इमारती कैटेगरी में। आइए चलते हैं रासायनिक अधात्विक खनिजों की ओर। इसमें जैसे नमक हुआ, अब्रक हुआ, जिप्सम हुआ इत्यादि शामिल किए जाते हैं। रत्न रूपी अधात्विक खनिजों की श्रेणी में सोना, चांदी और प्लेटिनम सम्मिलित किए जाते हैं। यहाँ इस लाइन को अच्छे से समझ लें कि केमिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से अर्थात विज्ञान के दृष्टिकोण से सोना, चांदी और प्लेटिनम तीनों ही धातुएं हैं, परंतु ज्योग्राफी और जियोलॉजी अर्थात भूगोल और भूगर्भ शास्त्र के दृष्टिकोण से इन तीनों को रत्न रूपी अधात्विक खनिज माना गया है। आगे बढ़ते हैं ईंधन खनिजों की ओर। ईंधन खनिजों में कोयला, पेट्रोलियम और गैस प्रमुख हैं। आगे चलते हैं और जानते हैं खनन को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में। यहाँ पर जो कारक हैं उन्हें 2 भागों में बांट दिया गया है। पहला है प्राकृतिक दशाएं और दूसरा है मानवीय दशाएं। प्राकृतिक दशाओं में खनिज भंडारों की स्थिति अर्थात खनिज भंडार किस धरातलीय क्षेत्र में मिल रहे हैं, अक्षांश और देशांतरीय उनकी स्थिति क्या है। इसके अलावा खनिज की कोटि अर्थात क्वालिटी कैसी है, खनिज कितनी मात्रा में मिल रहा है, खनिज का प्रकार कैसा है, उस खनिज
का जहां उत्पादन होगा उसके स्थान से बाजार की उपलब्धता कितनी है, ये सारे जो कारक होते हैं ये प्राकृतिक दशाओं में आते हैं। इसके अलावा खनिज की मांग कितनी है, अर्थात उसके कंज्यूमर्स कितने हैं, उपभोक्ता कितने हैं। इसके अलावा उन क्षेत्रों में यातायात की व्यवस्था कैसी है, वहां पर पूंजी की उपलब्धता कितनी है, श्रम शक्ति कितनी मिल सकती है, तकनीकी लेवल पर हमारा क्या प्रोग्रेस है और क्या हमारी उपलब्धता है। इसके अलावा उस स्थान विशेष में सरकारी नीतियां क्या कहती हैं, ये सारे कारक आते हैं मानवीय दशाओं में। तो इस प्रकार चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय यहां कंप्लीट होता है। लीजिए अब चलते हैं चैप्टर नंबर 9 द्वितीयक व्यवसाय की ओर। द्वितीयक व्यवसाय में प्राय वे आर्थिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं जिनके माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों को और अधिक मूल्यवान व उपयोगी बनाया जाता है, और यह सब कार्य मुनाफा कमाने के लिए किया जाता है व साथ ही दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए किया जाता है। द्वितीयक व्यवसाय में उद्योग, विनिर्माण व प्रसंस्करण इत्यादि शामिल किए जाते हैं। यहाँ हमने जैसा पूर्व में आपको बताया था, दो शब्दावलियां हैं जो काफ़ी मिलती जुलती हैं एक दूसरे से, और वो हैं विनिर्माण और निर्माण। आइए दोनों के बीच के अंतर को स्पष्ट रूप से समझ लेते हैं। विनिर्माण के लिए अंग्रेजी में जो शब्द है हमारे पास वो है मैन्युफैक्चरिंग, और निर्माण के लिए जो शब्द हमारे पास में है वह है कंस्ट्रक्शन। तो नाम से थोड़ा स्पष्ट हुआ होगा, और आगे हम जान लेते हैं। निर्माण उद्योग यानी कंस्ट्रक्शन जो है वह भारी पूंजी निवेश से शुरू होता है, जबकि विनिर्माण छोटी पूंजी लागत से भी शुरू किया जा सकता है। एक अंतर यह हुआ। दूसरा अंतर होता है कि विनिर्माण में एक ही स्थान पर विभिन्न या कहें विशिष्ट प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रोडक्ट तैयार किए जाते हैं। मतलब है जो उत्पादन केंद्र का स्थल होगा वह एक ही होगा, जबकि निर्माण उद्योग में जो साइट है वो बदलती रहेगी। जैसे सड़क निर्माण हुआ, पुल निर्माण हुआ, रेल की पटरियों का निर्माण हुआ, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि मजदूर और ठेकेदार प्रतिदिन अपनी साइट को बदलते हुए चले जाएंगे। इसके अलावा जो कंस्ट्रक्शन या कहें निर्माण उद्योग है वह प्रोजेक्ट बेस्ड होता है, और जो विनिर्माण है वह प्रक्रिया बेस्ड होता है। इसके अलावा विनिर्माण जो प्रक्रिया है वह अनुत्क्रमणीय प्रक्रिया है, अर्थात एक बार आपने उदाहरण के लिए आटे से बिस्कुट बना लिया तो बिस्कुट से पुनः आटा बनाना संभव नहीं होगा, जबकि निर्माण उद्योग में बनने वाली जो वस्तुएं हैं वे प्राय आंशिक रूप से उत्क्रमणीय होती हैं। अर्थात जैसे हमने एक भवन निर्माण किया, उसके लिए एक दीवार बनाई और उस दीवार का निर्माण हमने ईंटों की सहायता से किया। अब भवन को ढहा दिया जाएगा तो पुनः हम ईंटों को प्राप्त कर उन्हें पुनर्उपयोग के लिए काम में ले सकते हैं। तो ये भी एक अंतर हुआ इन दोनों के बीच में। इसके अलावा जो निर्माण उद्योग होता है वहां पर जो भारी श्रम शक्ति की आवश्यकता होती है, इसके अलावा जो श्रम शक्ति है वह बदलती रहती है, अर्थात ठेका प्रथा यहां पर प्रमुख रूप से होती है, जबकि विनिर्माण उद्योग में जो श्रमिक होते हैं वे प्राय फिक्स्ड होते हैं या कहें स्थायी होते हैं। प्राय इन दिनों ठेका प्रचलन विनिर्माण उद्योग में भी आने लगा है, परंतु मूल अंतर जो प्रारंभिक स्तर से चला हुआ आ रहा था उस पर हमने एक जो है दृष्टिपात किया। आइए चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर, उद्योग की स्थिति को प्रभावित करने वाले कारक। यहां हम चर्चा करें उससे पहले एक बात को जान लें कि उद्योग में वो सभी कारक इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि उद्योग का उद्देश्य मुनाफा कमाना होता है, यानी कम से कम लागत लगाई जाए और अधिक से अधिक मुनाफा कमाया जाए। अब इन्हीं को आधार रखते हुए सभी कारकों पर हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले आ रहा है इसमें कच्चा माल। देखिए उद्योग के लिए कच्चा माल आवश्यक है, और कच्चे माल के लिए यह आवश्यक है कि एक तो वो आसानी से उपलब्ध हो जाए और दूसरा सस्ता हो। दूसरा है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें प्राय कोयला, पेट्रोलियम, जल विद्युत, प्राकृतिक गैस और परमाणु ऊर्जा इत्यादि शामिल किए जाते हैं। किसी भी इंडस्ट्री या प्लांट के लगने के बाद यह इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वहां पर शक्ति के साधन सुचारू और सुगमता से मिलते रहें। यही कारण है कि भारत में जो लौह इस्पात के केंद्र हैं वे प्राय दामोदर घाटी में झरिया व रानीगंज इलाकों में लगाए जाते हैं, क्योंकि वहां कोयले की खान भी निकट है, तो वहां से आसानी से
जो शक्ति के साधन के रूप में कोयले की आपूर्ति हो जाती है। इसी तरीके से प्राय एल्यूमिनियम के उद्योग वहां लगाए जाते हैं जहां से जल विद्युत ऊर्जा आसानी से प्राप्त हो सके। कारक है परिवहन व संचार के साधन। कच्चे माल को कारखानों तक लाने व तैयार माल को बाजार तक पहुंचाने के लिए यातायात और परिवहन के साधन होना बहुत आवश्यक है। और सिर्फ यातायात के साधन होना आवश्यक नहीं है, उनमें द्रुतता होना यानी शीघ्रता होना भी जरूरी है। इसके अलावा परिवहन के साधनों की तरह ही संचार के साधन जैसे डाक, तार इत्यादि, इंटरनेट, ईमेल, टेलीफोन, ये भी उद्योगों के विकास में बहुत सहायक सिद्ध होते हैं, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से सूचनाओं का आसानी से आदान प्रदान होता है। इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट है बाजार। बाजार का मतलब है कि तैयार माल को कहां खपाया जाएगा, तैयार माल की कहां पर मांग सर्वाधिक है। तो यह बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि वह कितना दूर है उत्पादन केंद्र से, उसी के हिसाब से लागत वगैरह वो सब डिसाइड होंगी। इसके बाद में आता है कुशल श्रमिक। प्राय प्लांटों में कंप्यूटराइज्ड जो मशीन्स होती हैं उनका यूज होता है। हाई टेक्नोलॉजी पर बेस्ड जो ये मशीनें होती हैं, इनको चलाने के लिए कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। अगला महत्वपूर्ण कारक है पूंजी। कारखाने की स्थापना करने के लिए, श्रमिकों की तनख्वाह देने के लिए, या कहें कि भवन का किराया देने के लिए, यातायात परिवहन के साधनों के लिए, सूचना व संचार के साधनों की उपलब्धता को बनाए रखने के लिए भारी पूंजी की आवश्यकता होती है। तो पूंजी एक बहुत डिसाइडिंग फैक्टर होता है। महत्वपूर्ण कारक है जलापूर्ति। किसी उद्योग के लिए तो जल नितांत आवश्यक है, जैसे चमड़ा उद्योग हुआ, कागज उद्योग हुआ, वस्त्र उद्योग हुआ, इसमें पानी की जलापूर्ति होना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसीलिए इन्हें जल स्रोतों के निकट ही जो है प्राय लगाया जाता है। इसके आगे है जलवायु। देखिए, अच्छी जलवायु में श्रम शक्ति बढ़ जाती है, तो अच्छी स्वास्थ्यप्रद जलवायु का भी होना उद्योग के लिए बहुत आवश्यक है। इसके अलावा कुछ विशेष उद्योग जैसे सिनेमा उद्योग है, उसके लिए साल भर आकाश स्वच्छ रहे, सूर्य के प्रकाश की मात्रा अच्छे से उपलब्ध रहे, ये बहुत जरूरी होती है। यही कारण है कि मुंबई में और कैलिफोर्निया में जो सिनेमा उद्योग है वो तेजी से उभर कर सामने आया। इसके बाद है उच्च तकनीक। प्रोडक्ट की क्वालिटी को नियंत्रित करने के लिए और कचरे का निस्तारण करने के लिए हाई टेक्नोलॉजी का होना नितांत जरूरी है। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण सरकारी नीतियां। किसी भी कारखाने को लगने के लिए, उद्योग को लगने के लिए उस राज्य विशेष की क्या सरकारी नीतियां हैं, वे उस प्रकार के उद्योग को प्रोत्साहन देती हैं या निराशावादी नकारात्मक दृष्टिकोण अपनाती हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके अलावा अन्य कारकों में सस्ती भूमि का उपलब्ध होना, बैंकिंग सुविधाओं का उपलब्ध होना, इंश्योरेंस का होना और राजनीतिक स्थिरता का होना बेहद आवश्यक है। तो इस प्रकार उद्योगों को प्रभावित करने वाले जो कारक थे वो हमने डिस्कस किए। आइए प्रवेश करते हैं आकार के आधार पर विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण। इस आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है: कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और वृहद उद्योग। कुटीर उद्योग जो कि भारत में प्राय गांवों की अर्थव्यवस्था के मुख्य आधार होते हैं। यहां पर स्थानीय कच्चे माल को यूज किया जाता है और एक परिवार के सदस्य सबसे पहले अपनी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु सामान तैयार करते हैं। उसके अलावा यदि उनके पास में माल तैयार होता है तो उसे बेचकर जो है अपनी उधर पूर्ति और अन्य जो आवश्यकताएं हैं उनको पूरा करते हैं। इसके बाद में आता है छोटे पैमाने के उद्योग यानी लघु उद्योग। इन लघु उद्योगों में शक्ति के साधन बढ़ जाते हैं, श्रम शक्ति बढ़ जाती है और विकासशील देशों में तो इस प्रकार के उद्योग प्राय बहुत मात्रा में देखे जाते हैं। इसमें जैसे मिट्टी के बर्तन बनाना हुआ बड़े स्तर पर, फर्नीचर हुआ, डेयरी उत्पाद बनाना हुआ, खाने के तेल निकालने के उद्योग हुए, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद है वृहद उद्योग। वृहद उद्योग नाम से स्पष्ट है, यहाँ भारी पूंजी की आवश्यकता होती है, भारी श्रम शक्ति चाहिए, उच्च टेक्नोलॉजी चाहिए, उच्च प्रबंधन क्षमता यहाँ पर चाहिए होती है। और इसमें जैसे सीमेंट उद्योग हुआ, सूती वस्त्र उद्योग हुआ बड़े पैमाने का, पेट्रोकेमिकल इंडस्ट्री हुई, इसके अलावा लो इस्पात, एल्यूमिनियम उद्योग इत्यादि इत्यादि सब इसमें शामिल होते हैं। आइए चलते हैं और जानते हैं वर्गीकरण को कच्चे माल के आधार पर। कच्चे माल के आधार पर यानी कच्चा माल कहां से आ रहा है, इस आधार पर कृषि पर आधारित उद्योग हैं जिसमें चीनी मिलें, सूती मिलें, वनस्पति तेल निकालने के कारखाने, चाय
और कॉफी के संयंत्र, ये सब इसमें शामिल होते हैं। रसायन पर आधारित जो उद्योग हैं उसमें जैसे पेट्रो रसायन उद्योग हुआ, प्लास्टिक उद्योग हुआ, नमक उद्योग हुआ, रासायनिक उर्वरक यानी केमिकल फर्टिलाइजर्स का जो उद्योग है ये रसायनों पर आधारित उद्योग होते हैं। वनों पर आधारित उद्योग, जिनका कच्चा माल वनों से आता है, जैसे कागज, लाख, तारपीन का तेल और इमारती लकड़ी, इन सब के लिए जो है वनों पर निर्भरता रहती है। इसके बाद में है पशु आधारित, जैसे चमड़ा प्राप्त करना है, चमड़ा उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग है, इसके लिए जो पशुओं पर निर्भर होना होता है। इसके बाद में है खनिज आधारित उद्योग। खनिज हमें किस प्रकृति का प्राप्त हुआ है, धात्विक खनिज है या अधात्विक खनिज है, फिर धात्विक में भी लोह है खनिज है या एलो खनिज है, जिसके बारे में हमने पूर्व में चर्चा की थी। इसी प्रकार से अधात्विक खनिज है तो उस पर बेस्ड जो इंडस्ट्री हैं, जैसे सीमेंट उद्योग हुआ, चीनी मिट्टी के बर्तनों का उद्योग हुआ, ये सब इसमें शामिल होते हैं। इसके बाद तीसरे स्थान पर हम चर्चा करने के लिए जा रहे हैं उत्पाद के आधार पर जो है उद्योग। उत्पाद के आधार पर विनिर्माण उद्योगों को हमने दो प्रकार से बांट दिया है। एक है मूलभूत उद्योग जो कि सभी उद्योगों का आधार है, जैसे लौह इस्पात उद्योग, और दूसरा है उपभोक्ता सामान, जिसमें दैनिक जीवन की आवश्यकताओं के पूर्ति, जैसे वस्त्र उद्योग हुआ, वाहन उद्योग हुआ, बिस्कुट एवं अन्य खाद्य सामग्री के जो है उद्योग हुए। इसके अलावा सबसे लास्ट में आ रहा है स्वामित्व के आधार पर जो है उद्योगों का वर्गीकरण। विनिर्माण उद्योग का मालिक कौन है? यदि वह मालिक सरकार होती है तो इसे सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। यदि वह किसी व्यक्ति या किसी संस्था या कहें प्राइवेट फर्म की होती है तो उसे निजी क्षेत्र की विनिर्माण औद्योगिक इकाई कहते हैं। और जब स्वामित्व में सरकार और निजी क्षेत्र दोनों की भागीदारी हो तो उसे जॉइंट वेंचर यानी संयुक्त क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। इस प्रकार विनिर्माण उद्योगों का वर्गीकरण यहां समाप्त होता है और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर और विश्व के प्रमुख उद्योगों को। यूं तो पूरे संसार में अनेक प्रकार के उद्योग चलते हैं, परंतु हमारे सिलेबस में दो ही वैश्विक स्तर के उद्योगों को शामिल किया गया है। पहला है लौह इस्पात उद्योग और दूसरा है वस्त्र उद्योग। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे लौह इस्पात उद्योग के बारे में। इसे धुरी उद्योग या आधारभूत उद्योग भी कहते हैं, क्योंकि यह अन्य उद्योगों का भी आधार बनता है। लौह अयस्क को यहां पर समझ लें, जब प्राकृत किया जाता है तो उस समय जो रासायनिक रूप से खनिज की स्थिति होती है जिससे मुनाफा कमाया जाएगा उसे कहते हैं लौह अयस्क। इस लौह अयस्क से हमें धातु प्राप्त करनी होती है और इसके लिए विभिन्न चरणों से गुजरना होता है, तब जाकर धातु प्राप्त होती है। और इन्हीं स्टेप्स को, इन्हीं प्रक्रियाओं को धातु कर्म या इंग्लिश में मेटलर्जी कहते हैं। इसको सबसे पहले हम गर्म करेंगे और गर्म करेंगे किसके साथ? कॉक के साथ। कॉक का मतलब कोयला। कोयले और चूने पत्थर के साथ तीन प्रकार की यहां पर विधियां होती हैं, जिसमें जैसे बेसिमर विधि है, इसके अलावा उन्मुक्त भट्टी विधि है या विद्युत भट्टी विधि है। इन भट्टियों में इन तीनों के मिश्रण को गर्म किया जाता है और गर्म करने के बाद पिघला हुआ लोहा प्राप्त होता है। इस पिघले हुए लोहे को ठंडा किया जाता है और उसके बाद हमें कच्चे लोहे की प्राप्ति होती है। इस कच्चे लोहे में यदि हम मैग्नीज मिला दें, जो कि एक प्रकार की धातु होती है, तो हमें स्टील यानी इस्पात प्राप्त होता है। वर्ष 2013 के आंकड़ों पर यदि नजर डालें तो पूरे विश्व में जो प्रमुख उत्पादक देश हैं उनमें चीन प्रथम स्थान पर, जापान दूसरे स्थान पर, तीसरे स्थान पर यूएसए और चौथे स्थान पर इंडिया रहा। इनमें मंचूरिया क्षेत्र सबसे बड़ा लौह इस्पात उद्योग का केंद्र है। अन्य केंद्रों में वुहान, शंघाई, बीजिंग, कैंटन और सिगटाओ इत्यादि आते हैं। आगे हम देखते हैं जापान में नागासाकी यावाता जो क्षेत्र है वो सबसे बड़ा उत्पादन केंद्र है। इसके अलावा अन्य केंद्रों में मोजी, कोबे, ओसाका, टोक्यो, कावासाकी इत्यादि आते हैं। यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका में पिट्सबर्ग, शिकागो, एलेनटाउन, सैन फ्रांसिस्को आदि प्रमुख लौह इस्पात के केंद्र हैं। इंडिया में यदि हम बात करें तो जमशेदपुर, दुर्गापुर, बोकारो, सलेम, भद्रावती इत्यादि प्रमुख केंद्र हैं। और रूस में यूराल क्षेत्र सबसे बड़ा है और प्राचीन भी है। ये प्रमुख केंद्रों में मैग्नेटोगोर्स्क, मास्को, गोर्की, लेनिनग्राद इत्यादि। और आगे चलते हैं और अंत में जानेंगे वस्त्र उद्योग को। औद्योगिक क्रांति के पश्चात ब्रिटेन में मशीनी युग आया और जिसने वस्त्र उद्योग की काया पलट कर दी।
वस्त्र उद्योग को निम्न वर्गों में बांटकर अध्ययन किया जाता है: सूती वस्त्र उद्योग, ऊनी वस्त्र उद्योग, रेशमी वस्त्र उद्योग और पटसन या जूट वस्त्र उद्योग। सबसे पहले सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योग में प्रथम स्थान चीन का है, दूसरा स्थान भारत का है और तीसरा स्थान यूएसए का है। चीन में शंघाई, कैंटन और सिंगटाओ प्रमुख सूती वस्त्र उत्पादक केंद्र हैं। भारत में मुंबई, अहमदाबाद, सूरत, कानपुर, कोयम्बटूर, मदुरई, भीलवाड़ा, ब्यावर और पाली ये प्रमुख केंद्र हैं। यूएसए में न्यू इंग्लैंड सूती वस्त्र उद्योग का प्रमुख केंद्र है। ऊनी वस्त्र उद्योग। उत्तरी गोलार्ध में यदि हम जाएं तो जो ठंडे प्रदेश हैं, रूस, चीन, जापान, भारत, यूएसए, भारत में उत्तरी भारत, ब्रिटेन इत्यादि जो है ऊनी वस्त्र उद्योग के प्रमुख उत्पादक देश हैं। दक्षिणी गोलार्ध में यदि हम जाएं तो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, अर्जेंटीना, उरुग्वे इत्यादि प्रमुख उत्पादक देश हैं। रेशमी वस्त्र उद्योग। रेशमी वस्त्र उद्योग का विकास चीन से हुआ और प्राचीन काल में आपने नाम भी सुना होगा, रेशम मार्ग बहुत प्रचलित रहा। प्राकृतिक रेशम को बायोक्सिमू नाम का एक कीड़ा होता है, उसकी लार से प्राप्त किया जाता है और यह कीड़ा शहतूत की पत्तियों पर पलता है और अपने मुंह से लार छोड़ता है, जिससे एक धागा जैसी संरचना निकलती है और अपने पूरे शरीर पर इसे लपेट लेता है। लपेटने के बाद जो कीड़े की अवस्था प्राप्त होती है उसे कोकून कहते हैं और इन कोकूनों को गर्म पानी में उबालकर अंदर के कीड़े को मार दिया जाता है और ऊपर के खोल से एक धागे के रूप में रेशम के किए जाते हैं। प्राकृतिक रेशम उत्पादन में यदि हम बात करें तो जापान प्रथम स्थान पर है 50% के साथ। यहाँ पर यामागाता, फुकुशिमा और क्योटो प्रमुख इसके उत्पादक केंद्र हैं। चाइना सेकंड नंबर पर आता है 28% के साथ। यहाँ शंघाई और क्वांगचाऊ ये प्रमुख उत्पादन केंद्र हैं। रूस में मास्को प्रमुख उत्पादन केंद्र है। भारत में यदि अपन बात करें, भारत और रूस दोनों 6% की उत्पादक क्षमता अपने में रखते हैं। भारत में कलकत्ता, मैसूर, बेंगलोर और चेन्नई इत्यादि प्रमुख रेशमी वस्त्र उद्योग के उत्पादन केंद्र हैं। यूएसए में पेंसिल्वेनिया और पैटरसन नगर जो है प्रमुख रेशम उत्पादन केंद्र हैं। फ्रांस का लियोंस जो शहर है वो भी रेशम नगरी के रूप में विख्यात है। अजरबैजान भी जो कि पूर्व में यूएसएसआर का ही एक सदस्य था, वस्त्र उद्योग के मामले में अग्रणी देश है। इसके बाद अंत में जूट वस्त्र उद्योग। जूट वस्त्र उद्योग में इंडिया और बांग्लादेश अग्रणी देश हैं पूरे विश्व में। ब्रह्मपुत्र नदी की जो घाटी का क्षेत्र है, इसके अलावा गंगा नदी का डेल्टाई जो क्षेत्र है, वहां पर जूट की या पटसन की खेती की जाती है। तो इस प्रकार से हमने यहाँ चैप्टर नंबर 7 मानव व्यवसाय प्रमुख प्रकार, चैप्टर नंबर 8 प्राथमिक व्यवसाय और चैप्टर नंबर 9 द्वितीयक व्यवसाय कंप्लीट किए। आज का ये मास्टर वीडियो आपको कैसा लगा, इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दें। लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक विद्यार्थियों की सेवा हो सके इसके लिए इसे शेयर करें। और हाँ, कड़ी मेहनत करना ना भूलें। कड़ी मेहनत और अनुशासन विद्यार्थी के आभूषण होते हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।